चैनल द टैक्स मित्रा, आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब वीडियो सीरीज चैनल द टैक्स मित्रा में। फ्रेंड्स, जो आज एक आपके लिए इम्पोर्टेंस वीडियो लेके आए वो सेक्शन 2 ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में जो डेफिनेशन का सेक्शन 2 है वो आज हम पूरी तरह से समझेंगे। जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 यानी कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी, सब सेक्शन 3 एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड, सबसेक्शन 5 एजेंट, सबसेक्शन 11 असेसमेंट, सबसेक्शन 13 ऑडिट। डेफिनेशन में और समझेंगे कैपिटल गुड्स, सबसेक्शन 20 यानी कि कैजुअल टैक्स पर्सन की बात कर रहा है, सबसेक्शन 30 जो कंपोजिशन सप्लाई की बात कर रहा है, और सबसेक्शन 32 यानी कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, और सबसेक्शन 33 यानी कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये सभी सेक्शन की डेफिनेशन हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे विथ रूल्स एक्ट। हम पूरी डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे और वन बाय वन हर एक डेफिनेशन को समझेंगे और जीएसटी में क्या इसका इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर ये एप्लीकेबल है, पूरी तरह से समझेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आप सभी को रिक्वेस्ट है पहले कि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं एड्रेस ऑफ डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेशन में सबसेक्शन 2 जो डिफाइन कर रहा है एड्रेस ऑफ डिलीवरी। एड्रेस ऑफ डिलीवरी मींस एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। जो रिसिपिएंट का एड्रेस है वही माना जाएगा एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ इंडिकेटिंग ऑन द इनवॉइस, यानी कि जो इनवॉइस पे इंडिकेट किया है कौन सा एड्रेस ऑफ डिलीवरी, जो इनवॉइस पे इंडिकेट किया है वही एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट है जिसको हम एड्रेस ऑफ डिलीवरी समझ रहे हैं। इश्यूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिलीवरी ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ठीक है। नाउ डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी इज रिलेवेंट टू एंड कंटेंट कंटेक्स ऑफ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। जो एड्रेस ऑफ डिलीवरी है उसी को हम मानेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को छोड़ के केयर मस्ट बी टेकन टू डिफरेंशियल बिटवीन डिलीवरी एंड लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिलीवरी एंड लोकेशन के बीच बहुत ही डिफरेंस है। तो एड्रेस बीइंग द रिसिपिएंट, ठीक है, तो डिलीवरी और लोकेशन और एड्रेस जो रिसिपिएंट के उसमें काफी सारा डिफरेंट होता है। तो उस बात को हमको अलग से समझना ही पड़ेगा। इट is understood that the address of delivery would be a crucial pointer to at the location of goods at the time of delivery to the recipient। जो एड्रेस है, डिलीवरी का एड्रेस है, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो लोकेशन ऑफ गुड्स क्या था रिसिपिएंट का, उसी को हम एड्रेस ऑफ डिलीवरी समझते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें वुड प्राइमरीली बी लोकेशन। The place of supply of goods or services or both would be primarily the location of the goods or services or both at the time of delivery। जब जिस टाइम पे हम डिलीवरी कर रहे हैं रिसिपेंट को उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स। नाउ नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन पढ़ेगी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स, सबसेक्शन 3 है ये। मींस द एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट। एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड मींस क्या है, जो रिसिपिएंट का एड्रेस है जो अवेलेबल है पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स मीन क्या होता है, इज रिलेवेंट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है उसको डिफाइन करने के लिए एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ सप्लाई इज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन रिलेशन टू सर्विसेज। सर्विसेज के केस में भी जब आप कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सप्लाई करें तो उस केस में भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड वही उसका आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इन सच केसेस वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर अंडर द लॉ, such cases where the place of supply so not specified provided under the law, the address on the record available on the records of the supplier would be registered regarded the place of supply। ठीक है। अगर लो के हिसाब से अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ केस में अगर वो डिफाइन नहीं होता तो क्या माना जाएगा, द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल है रिकॉर्ड पे
ऑफ द सप्लायर वुड बी, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एजेंट। सबसेक्शन 5 जो बात करता है एजेंट की। एजेंट्स मीन क्या है? वो पर्सन जो इंक्लूडिंग फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट एंड ऑक्शनर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट, ये सभी को हम एजेंट मानते हैं। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, वो कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसिपिएंट और रिसिपिएंट, ठीक है, जो बिजनेस के सप्लाई के बिजनेस को कैरी करता है, ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ठीक है, वो किसी और के लिए थर्ड एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहा है, वो आपका एजेंट है। दिस डेफिनेशन अपियर टू with example the principle of agency defined in section 182 of Indian Contract Act 1872 में भी डिफाइन है। एजेंट कैन वर्क प्योरली ऑन कमीशन बेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एजेंट है वो कमीशन बेसिस पे एक तो काम करता है, बट द रिलेवेंस ऑफ द बीइंग एन एजेंट इज मोर प्रोनाउंस व्हाइल द एग्जामिनेशन वेयर अ ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, कोई एजेंट अगर बैंक के थ्रू काम कर रहा है तो बैंक इज इट्स प्रिंसिपल हो गई, और उसके बिहाफ पे जो एजेंट काम कर रहा है इट सेल्फ इज सप्लाई अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। Very often the word agent or agency used without necessity imply that the transaction is one of the agency as understood under the Indian Contract Act such as recruitment agency, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी, ये सभी है जो बहुत ही रेयर केस में यूज होता है एज एजेंट। केयर मस्ट बी टेकन टू आइडेंटिफाई वेदर द parties intended to constitute an agency हैज अंडरस्टूड इन लो एंड नथिंग लेस, ठीक है, ये हमको टेक केयर करनी पड़ेगी कि जो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द पार्टी इंटेंडेड टू कंस्टिट्यूट एन एजेंट हैज अंडरस्टूड इन लो एंड नथिंग एल्स, जो लो में लिखा है उसी को हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे, लो के हिसाब से ही चलेंगे कि एजेंट की डेफिनेशन में है कि नहीं। नाउ इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 11 जो असेसमेंट की बात कर रहा है। असेसमेंट मीन्स डिटरमाइनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट का मतलब यही होता है कि जो आपने टैक्स की लायबिलिटी जो बढ़ रही है टैक्स पेयर की, वो हमको डिफाइन करना है कि वो सही की है कि नहीं। अंदर दिस एक्ट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा है। असेसमेंट मीन्स सेल्फ असेसमेंट जो आप रिटर्न फाइल करते हो, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी ऑफ असेसमेंट एंड बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। द टाइप ऑफ असेसमेंट जो कवर एक्ट के अंदर जो डिफाइन किया है, सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 59 जो खुद रजिस्टर्ड पर्सन जो अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो सेल्फ असेसमेंट में आ जाता है, तो वो खुद उसको चेक करना है कि ड्यूटी पेमेंट वगैरह वो सही चेक करके डालेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। एक्सेस शॉर्ट पेमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट यानी कि सबसेक्शन 60, समरी ऑफ असेसमेंट जो सेक्शन 62 है, इंक्लूडिंग बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। द सी जीएसटी एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी बाय स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन जो सेक्शन 61 में डिफाइन है। असेसमेंट ऑफ नॉन फिलर ऑफ रिटर्न, तो उसके लिए सेक्शन 62 है, उसके तहत उसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन जो सेक्शन 63 में डिफाइन है। इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट देयर इज नो प्रोविजन pertaining to proper officer, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर टू रीअसेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सा कोई भी अलग से प्रोविजन परमिट नहीं कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर को वो रीअसेसमेंट करे टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन की। एज सच द रेफरेंस ऑफ टू सच रीअसेसमेंट इन द डेफिनेशन मे हैव टू बी सुटेबल एंड रीड डाउन किया है, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। एज पर सेक्शन 59, सेक्शन 59 आप सभी को मान रहे हो कि सेल्फ असेसमेंट जो फॉलो करता है जीएसटी अप्रोच, हैज सच रिटर्न फाइल्ड विल बी एडमिटेड हैज असेस्ड, ये डिपार्टमेंट मान रहा है कि जो आपने रिटर्न फाइल किया है एडमिटेड हैज असेस्ड यानी कि सेल्फ असेसमेंट बेस पे एज पर सेक्शन 59 आपने सेल्फ असेसमेंट किया है। द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री टू स्क्रूटिनाइज रिटर्न एज पर सेक्शन 61 जो रिटर्न स्क्रूटिनाइज की बात करता है, एंड कंडक्ट इंस्पेक्शन जो सेक्शन 67 के तहत करता है, एंड इश्यू नोटिस आपको सेक्शन 30, 73 और 74। यहाँ पर लेकिन सेल्फ असेसमेंट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जो आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आप खुद असेसमेंट कर रहे हो. बट देर इज नो प्रोविजन फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट एक्सेप्ट वेयर टैक्सेबल पर्सन सीक अ प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, यहाँ पर नो प्रोविजन फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट. ठीक है, तभी जाके कुछ केस में जब टैक्सेबल पर्सन प्रोविजनल असेसमेंट मांगेगा, कुछ केस में स्पेसिफाइड केस में रिक्वायरमेंट होगी सेक्शन 60 में जो डिफाइन है. अथॉरिटी टू पास ऑर्डर इन केस ऑफ नॉन फिलर सब सेक्शन 62 में जो डिफाइन किया है सेक्शन 62. और द केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 63 में देखना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड के लिए. और इन सर्टेन स्पेशल केसेस जो सेक्शन 64 डिफाइन करता है डज नॉट डिल्यूट द सेल्फ असेसमेंट अप्रोच इन जीएसटी. तो ये सेल्फ असेसमेंट के केस में नहीं आ रहा है जो अथॉरिटी पास ऑर्डर करता है जो नॉन फिलर है. ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट की डेफिनेशन में वो नहीं आएगा. नाउ प्लीज नोट द सेल्फ असेसमेंट इज नॉट अनसुपरवाइज्ड अथॉरिटी. ठीक है, टू टैक्स पेयर सेक्शन 59 डज नॉट ओवरराइड सेक्शन 54 को ओवरराइड नहीं कर रहा है वो. सो एनी एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी सुमोटो रिकॉर्ड बाय एडजस्टमेंट विद द टैक्स लायबिलिटी simply because of self assessment authority under सेक्शन 59. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. एनी एक्सेस टैक्स जो भी है आपने अगर छोड़ दिया है आपका, तो उस केस में एक्सेस टेप कर दिया है तो आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे क्योंकि डिपार्टमेंट ने यहाँ पर सेक्शन 59 में बोल रहा है कि आपने ये सेल्फ असेसमेंट करके किया है. तो ये मान लिया जाता है कि आपने सेल्फ असेसमेंट किया है, मतलब वो सही है. केयर मस्ट बी टेकन टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट एंड लिमिट्स to this authority of self assessment. तो self assessment बहुत important है. At the time of same time reassessment is not provided in any specific section on assessment. Hence the officer must take care not to carry out revoking exercise to redetermine liability except as provided in the law. Reference may have to be this aspect that is discussed in context of section 61 or 264 में डिफाइन है ये. नाउ सब सेक्शन 13 जो ऑडिट की बात कर रहा है, वन मोर इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑडिट को लेके. ऑडिट मींस जो आपके रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन करता है रिटर्न का, और जो अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मेंटेन करता है और फर्निश करता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर. ठीक है, क्या जो टर्नओवर आपने करेक्ट सही किया है कि नहीं वो वेरीफाई करने का काम है ऑडिट. डिक्लेयर टैक्स पेड, रिफंड जो आपने क्लेम किया है क्लेम, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल्ड किए, एंड टू असेस इस कॉम्प्लायंस आपने सब सही उसका पालन किया है विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड अंडर दिस. ठीक है, देयर अंडर. दो ये ऑडिट की बात है. हाउएवर इट मे बी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज नाइदर एन इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, ये कोई जात का कोई इन्वेस्टिगेशन है नॉर ए रेवेन्यू लीकेज एक्सरसाइज एंड मे बी लीड टू क्लेम ऑफ बेनिफिट एज वेल एज शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बीइंग आइडेंटिफाइड. रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर कोई ऐसा शॉर्ट टैक्स तो पे नहीं किया ना, वही मेन चीज होती है उसको आइडेंटिफाई करने की. ऑडिट का पर्पज ही वही होता है. ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन नहीं है इफ इट इज कैरिड आउट बाय सीए और सीएमए अंडर सेक्शन 35. तो वो उसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर परमिशन दी है. प्रेस रिलीज बाय द गवर्नमेंट जो 30 जून 2019 को एक प्रेस रिलीज दिया था, और उसके बाद 3 जुलाई 2019 को with reference to GST audit तहत has to be extent and limits to auditor responsibility very clear, but auditor know the responsibility to keeping the guidance issued by ICI under sub SA 200. Now capital goods. फ्रेंड्स कैपिटल गुड्स की यहाँ पर एक डेफिनेशन ओनली मैं पढ़ूंगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुका है, तो आप पूरा वीडियो वो देख लेना. कैपिटल गुड्स भी एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, तो इसके लिए मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाया. वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूंगा, आप तो वहां से सीधा ही चेक कर पाओगे. सबसे जो पहले तो कैपिटल मींस गुड्स एंड वैल्यू विच कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कैपिटलाइज किया है
of the person जो input tax claim credit and which are used or intended to use course or the furtherance of business। ये important है। उसकी definition पूरी डिटेल मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वहां से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नाउ इंपोर्टेंट सबसेक्शन 20 जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहा है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? पर्सन वो ओकेशनली अंडरटेक द ट्रांजेक्शन, जो बहुत रेयर केस में इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेदर हैज प्रिंसिपल agent or any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business। तो डेफिनेशन तो यही मालूम पड़ता है, अगर कोई भी एजेंट या तो प्रिंसिपल जो रजिस्टर्ड पर्सन है और एनी अदर कैपेसिटी जो उसके कोई अलग स्टेट में वो कुछ एग्जीबिशन या तो कुछ भी करना चाहता है, वो टेम्पररी ओकेशनली बेस, तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। और ट्रेड जैसे कि अ ट्रेडर, बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर, ये सभी उसकी डेफिनेशन में आता है। इन वन स्टेट अंडरटेकिंग ऑकेजनल ट्रांजेक्शन लाइक सप्लाई मेड इन द ट्रेड फेयर, जैसे कि ट्रेड फेयर एग्जांपल है। इन अनदर स्टेट, कोई अलग स्टेट में, वुड बी ट्रीटेड एज द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा इन दैट अदर स्टेट एंड विल हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन दैट कैपेसिटी एंड पे टैक्स दैट इट अ ज्वेलरी कैरी ऑन ए बिजनेस इन मुंबई वो कंडक्ट एन एग्जीबिशन कम सेल इन दिल्ली। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड मुंबई में है लेकिन वो एग्जीबिशन सेल दिल्ली में, वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस में, तो दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं, वुड बी ट्रीटेड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन दिल्ली, तो उसको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। नाउ कंपोजिट सप्लाई सबसेक्शन 30 जो कंपोजिशन सप्लाई की बात कर रहा है। सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रिसिपेंट, अंडरलाइन जो मैंने की है बहुत उसको ध्यान से पढ़िए, कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो दोनों और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विथ ईच अदर, जो एक दूसरे की जरूरत को पूरी कर रहा है इन द ऑर्डिनेंस कोर्स ऑफ बिजनेस आउट ऑफ विच प्राइमरी प्रिंसिपल सप्लाई, जो मेन उसका प्रिंसिपल सप्लाई है उसके साथ वो जरूरी रहती है। एग्जांपल की बात करूँ तो वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विथ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के साथ आपका गुड्स जाता है ना, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सभी क्या हो गई? कंपोजिट सप्लाई हो चुका है। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स जो आपका एक प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। नाउ कंपोजिट सप्लाई में ही अ सप्लाई विल बी रिगार्डेड एज ए कंपोजिट सप्लाई इफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। किस किस केस में हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे? एक तो सप्लाई शुड कंसिस्ट टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, दो से ज्यादा उसमें सप्लाई होने चाहिए एक ही में। द सप्लाई में भी गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो सकता है। द सप्लाई शुड बी नेचुरली बंडल भी हो सकता है। दे शुड बी सप्लाइड इन कंस्ट्रक्शन इवेंट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट विच ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वन ऑफ द सप्लाई बीइंग प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा। प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द प्रीडोमिनेंट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड टू विच एनी अदर सप्लाई इज एन एंसिलरी। ठीक है, जो मेन एक प्रिंसिपल होगा उसके साथ सपोर्टिंग में होगा बाकी की सप्लाई। नाउ हाउ टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी इन केसेस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में हम टैक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सेक्शन 8 गाइड द डिटरमिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, जो सेक्शन 8 में डिफाइन है। बेस्ड ऑन दैट सप्लाई विच एंजॉय द हायर रेट ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 8, जो प्रिंसिपल जो चीज है जिसमें हायर ऑफ रेट टैक्स है, द डेफिनेशन मस्ट बी रीड मेन हार्मनी विद सेक्शन 8, तो वही आपका टैक्स लायबिलिटी के लिए काउंट किया जाएगा। द वे ऑफ सप्लाईज आर बंडल मस्ट बी एग्जामिन, determine the nature of bundling must be done with caution such that two supplies occurring simultaneously ought not to be presented and naturally bundled. Any artificial bundling must be sought out with equal query. They could be fall within mixed supply and does not composition supply। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसके साथ आर्टिफिशियली
मिक्स आउट जो उसके साथ इक्वल हो जाएगी, केयर दे कुड फेल, तो उसको वो मिक्स सप्लाई माना जाएगा, उसको कंपोजिशन सप्लाई नहीं माना जाएगा। कंपोजिशन सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई, उसके साथ उसका पैकिंग मटेरियल होगा, कोई भी अगर कोई चीज ऐसी है जो उसको पैकिंग करके बेचनी पड़ती है, जो पैकिंग मटेरियल आपका कंपोजिट सप्लाई हो गया। लेकिन कुछ ऐसे सप्लाई जो उसके मिक्स ही हो जाती है, तो उसको मिक्स सप्लाई माना जाएगा, उसको कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो और कंपोजिट सप्लाई में एक चीज होती है कि जो प्रिंस जो जो आइटम जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स रेट है, उसी पे आपको टैक्स लायबिलिटी सभी के लिए सेम काउंट होगी। उसी में हम आगे बात करते हैं वन ऑफ एग्जांपल कंपोजिट सप्लाई की। अगर बात करें तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एकोमोडेशन विद ब्रेकफास्ट। आप कहीं पे भी होटल में रहते हो तो एकोमोडेशन आपको विद ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, फ्री में मिलेगा, तो एकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट, इट इज कंपोजिट सप्लाई। कॉकटेल ड्रिंक विथ मिक्सअप ऑफ अल्कोहल विथ नॉन अल्कोहल प्री मिक्सड, तो उसको भी कंपोजिट सप्लाई होगा। सप्लाई ऑफ लैपटॉप एंड कैरी केस, सेम कंपनी अगर आपको कैरी केस भी दे रही है, इज द मेन प्रोडक्ट लैपटॉप कैरी केस विद कंपोजिट सप्लाई हो गया उसके साथ। सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन उसके साथ आएगा, वो भी कंपोजिट सप्लाई होगा। सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विस ऑफ कंप्यूटर along with the requisite part, comprehensive annual maintenance service, supply of healthcare service along with medicine। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल थे जो कंपोजिट सप्लाई थे। अभी हम नाउ डिफाइन करेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, अनदर सबसेक्शन 32 डेफिनेशन हम समझेंगे। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें तो सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली रिकरेंट बेसिस अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है जिसमें रेगुलर बेसिस वो आप कंटिन्यूसली आप सप्लाई करोगे, वेदर और नॉट मीन्स ऑफ वायर केबल पाइपलाइन एंड अदर कंड्यूट, and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis and includes supply of such goods as the government may subject to such condition as it may be by notification specify। उस गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफाई किया है, तो वो भी आपको ध्यान में देखना पड़ेगा कि ये चीज कंटिन्यू सप्लाई में डिफाइन होगी कि नहीं। इन सच केसेस द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट आर परमिटेड टू गाइड द डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर एग्जाम्पल की बात करो तो एक तो ओपन परचेस ऑर्डर। ठीक है, कोई परचेस ऑर्डर बना है वो ओपन है, जिसमें ऐसा है कि डेली डिलीवरी शेड्यूल होता है जस्ट इन टाइम जीट के हिसाब से, सब्जेक्ट टू अकम्प्लिश द टेस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ इश्यू फॉर प्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द फोर्टनाइटली बिलिंग। ठीक है, फोर्टनाइटली बिलिंग होगा, आप डेली सप्लाई करो, तो ये एक हो गया कंटिन्यूस सप्लाई। नाउ सप्लाई ऑफ गैसेस थ्रू पाइपलाइन के थ्रू जो गैस आपको सप्लाई करता है वो भी एक कंटिन्यूस सप्लाई होगा। बर्न रेट आर द हीट जनरेशन आर मैटर थ्रू ऑफ कंटिजेंसी एंड नेसेसिटिंग डिफरेंट बिलिंग शेड्यूल। ठीक है, एक मंथली आप बिल पेमेंट करते हो उसका। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस को कैसे, उसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मींस सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच प्रोवाइडेड एज एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और इन रिकरेंट बेसिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सेडिंग 3 मंथ विद पीरियड पेमेंट ऑब्लिगेशन। यहाँ पर पीरियड एक्सेडिंग 3 मंथ विद पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, 3 महीने तक लगातार कंटिन्यू होना चाहिए एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज हैज द गवर्नमेंट में subject to such condition as it may be notification specifically। It refer to supply of service continuously or on recurrent basis under a contract for a period of exceeding 3 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, with periodic payment obligation होना चाहिए उसका। उसके एग्जांपल देख लेते हैं। जो कंटिन्यूस सप्लाई, annual maintenance contract because it comprises supply of insurance of regular upkeep, supply of part for repair, supply of labor for such repair। However, where invoice is issued at the start of this contract period, time of supply get determined based on billing। जो आपका बिलिंग होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा एंड डज नॉट गेट डिफर्ड बेस्ड ऑन द माइलस्टोन इन द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यही खत्म करता हूं मैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ऐसे ही लगातार इंपोर्टेंस वीडियो और भी आएगा हमारे, तो
प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल द टैक्स मित्रा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। रेगुलर जीएसटी के अपडेटेड वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आप हमको ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।